नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। भारतीय शेयर बाजार में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही यानी कि क्वार्टर वन FY27 की अर्निंग सीजन जो है वो अब लगभग खत्म हो चुकी है। और इस बार के नतीजों में सबसे खास बात जो रही है वो रही है कि स्मॉल कैप जो कंपनी है, जो स्टॉक है, उन्होंने लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा मजबूत ऑपरेटिंग अर्निंग ग्रोथ जो है वो दिखाई है। और यही वजह है कि बाजार ने भी कई छोटे शेयरों में बेहतर प्रदर्शन को उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी किया है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या स्मॉल कैप जो शेयर्स हैं उनमें अभी भी कमाई के बड़े मौके बाकी हैं? अगर हैं तो फिर किन शेयरों में बाकी हैं? यहाँ पर आने वाली तिमाहियों में क्या कितनी तेजी की गुंजाइश दिख रही है, किन स्टॉक्स के अंदर और किन सेक्टर्स में आगे ग्रोथ और अर्निंग मोमेंटम जो है वो और मजबूत होता हुआ दिख सकता है। साथ ही इस पूरे क्वार्टर वन के हिसाब से जो रिजल्ट सीजन रहा उससे आने वाली तिमाहियों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? प्राइवेट कैपेक्स साइकिल क्या वाकई रफ्तार पकड़ रहा है? और सबसे अहम निफ्टी 50 और पूरे बाजार की आगे की दिशा क्या रह सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की हालिया रिपोर्ट का रुख करेंगे और समझेंगे कि ब्रोकरेज की नज़र कहां पर, कैसे और क्यों है। और खासतौर पर जैसे अर्निंग ग्रोथ हो गई, ये सेक्टरल मोमेंटम हो गया, ये संभावित जो अपसाइड दिख रहा है तो उनको कहां दिख रहा है। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के मुताबिक लगातार चौथी तिमाही में कॉर्पोरेट नतीजे उसकी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। खास बात यह है कि सिर्फ बड़ी कंपनियों में ही नहीं बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों ने भी ऑपरेटिंग अर्निंग ग्रोथ जो है वो काफ़ी मजबूत दिखाई है। वहीं अगर प्राइवेट कैपेक्स साइकिल की बात करेंगे वहाँ पे रिकवरी जो है वो साफ तौर पर संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पर डिफेंस, डाटा सेंटर, पावर, रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल जैसे जो सेक्टर्स हैं उसमें बढ़ती मांग और सीमित अर्निंग डाउनग्रेड जो है वो बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर रिपोर्ट के हिसाब से कहा जाए तो ब्रोकरेज ने सितंबर 2027 के लिए निफ्टी 50 का जो टारगेट है वो बढ़ाकर 28,500 कर दिया है। जी हाँ, 28,500 पहले जबकि 27,000 था। और ये टारगेट FY29 वित्त वर्ष 2029 के जो फर्स्ट हाफ है, यहाँ पर जो शुरुआती 6 महीने होते हैं उसके अनुमानित अर्निंग पर शेयर के 1520 पर अगर आप देखेंगे 1520 रुपये के हिसाब से 19x PE के मल्टीपल के हिसाब से तय किया गया है यहाँ पे। यानी कि इनको वैल्यूएशन काफ़ी बेहतर लग रहे थे और इसलिए उन्होंने जो है अभी जो टारगेट्स है उस हिसाब से उन्होंने तय कर दी है। अब क्वार्टर वन में कंपनियों की कमाई उम्मीद से बेहतर रही है, इसके ऊपर आपको जानना ज़रूरी है कि किस हिसाब से रही है। रिपोर्ट में देखिए अहम बात जो निकल के आ रही है इसमें कवरेज यूनिवर्स जो है क्वार्टर वन का अगर आप देखेंगे तो एबिटा अनुमान जो है 1.3% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.3% बेहतर रहा है। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़कर निकल कर आए। यानी कि कंपनियों के नतीजे सिर्फ पिछले साल की तुलना में बेहतर नहीं रहे बल्कि जो एनालिस्ट थे, जो मार्केट थी, जो स्ट्रीट थी, उसके एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए दिखे। पॉजिटिव सरप्राइज देने वाले सेक्टर्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनी, एग्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस, फार्मा, डिफेंस और मेटल जो है वो साफ तौर पर शामिल है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट के नतीजे जो हैं वो कमज़ोर रहे हैं। यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा दम देखने को मिला है। अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों ने लार्ज कैप से बेहतर ऑपरेटिंग अर्निंग ग्रोथ जो है वो दिखाई है। लार्ज कैप का 13% साल दर साल के हिसाब से ग्रोथ रही है, मिड कैप की 23% साल दर साल के हिसाब से ग्रोथ रही है और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा 32% जो है साल दर साल के हिसाब से Y-on-Y बेसिस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि अर्निंग ग्रोथ का जो दायरा है अब सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। हालांकि निवेशकों को स्मॉल और मिड कैप शेयरों में वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन रिस्क को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या मार्जिन पर दबाव है? देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्निंग सीजन में एक चिंता मार्जिन प्रेशर को लेकर बनी हुई है। एंटीक कवरेज यूनिवर्स में फाइनेंशियल्स और कमोडिटीज़ को छोड़कर मार्जिन सालाना आधार पर करीब 30 बेसिस पॉइंट घटकर 22% रह गया है। फार्मा, सीमेंट, ऑटो, FMCG में मार्जिन प्रेशर देखने को मिला है। दूसरी तरफ पावर, यूटिलिटी, बिल्डिंग मटेरियल, डिफेंस, टेलीकॉम में मार्जिन में सुधार आया है। आगे भी कमोडिटी प्राइस में वॉलेटिलिटी का एक बड़ा रिस्क जो है वो बना हुआ है। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के चलते कमोडिटी प्राइस में अगर उतार चढ़ाव जारी रहता है तो सीमेंट, मेटल, ऑटो, FMCG जैसी कंपनियों पर असर पड़ सकता है। सीमेंट कंपनियों के लिए कमज़ोर प्राइस हाइक, इम्पोर्टेड फ्यूल और जो फ्राइट कॉस्ट है वो चिंता का बड़ा कारण है। मेटल में मॉनसून के दौरान प्राइस में नरमी और कुकिंग कोल की बढ़ती लागत मार्जिन पर दबाव डाल सकती है। वहीं ऑटो और FMCG कंपनियां इंटेंस कंपटीशन के बीच कीमतों में सीमित बढ़ोतरी कर रही हैं यहाँ पे, जो कि ब्रोकरेज की रिपोर्ट कहती है। प्राइवेट बैंक्स भी जो है फंडिंग कॉस्ट के कारण मार्जिन प्रेशर का सामना कर सकते हैं, खासकर तब जब क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है ऊंचा बना हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइवेट कैपेक्स साइकिल की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए।
निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत प्राइवेट कैपेक्स साइकिल का जो देखने को मिलता है और धीरे धीरे इसमें मजबूती आ रही है। एंटिक का मानना है कि प्राइवेट कैपेक्स में मोमेंटम बढ़ रहा है, हालांकि अभी ये ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी एडिशन के बजाय कुछ चुनिंदा सेक्टर से ही ड्रिवन हो रहा है। इनमें कौन कौन से सेक्टर शामिल हैं? इसमें रियल एस्टेट है, डाटा सेंटर है, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन है, एनर्जी है, यहाँ पे मेटल्स है, मैरीटाइम है, और डिफेंस में गवर्नमेंट का जो मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलाइज जो और खासतौर पे जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसके ऊपर जिस तरीके से फोकस हो रहा है वो साफ तौर पे एक मजबूत आउटलुक जो है वो दिखा रहा है। वहीं एआई, डाटा सेंटर और ईवीज अगले 5 सालों में करीब 30 गीगावाट की अतिरिक्त पीक पावर डिमांड जो है वो पैदा कर सकती है। इसमें पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए एक लंबी अवधि का अवसर बनता हुआ दिख सकता है। प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 7 पॉइंट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क भी प्राइवेट कैपेक्स साइकिल में तेजी को लेकर ब्रोकेज के भरोसे को और मजबूत करता हुआ दिख सकता है। अब किस सेक्टर पर ब्रोकेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट है? एंटिक की रणनीति में कई सेक्टर्स जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रुख रख रहे हैं। ब्रोकेज बैंक्स, एएमसी, इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल, डिफेंस, रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल, पावर यूटिलिटीज़, मेटल्स और टेलीकॉम पर ओवरवेट है। वहीं कंज्यूमर स्टेपल्स पे, एनर्जी पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल पर और आईटी सर्विसेज पर अंडरवेट की जो है वो रुख वो है जो ब्रोकेज जो है वो रख रहा है। ये सेक्टर चयन बताता है साफ तौर पे कि ब्रोकेज का फोकस फिलहाल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट साइकिल, फाइनेंशियलाइजेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और पावर डिमांड से जुड़े अवसरों पर ज़्यादा है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं मिड कैप के उन शेयरों के बारे में जहाँ पर ब्रोकेज की नज़र है और जो नए टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, जहाँ पर उनको जो है एक आकर्षक, एक वैल्यूएबल बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि रिपोर्ट कह रही है। अब देखिए मिड कैप सेगमेंट में सीमेंस एनर्जी इंडिया जो है इनको स्टॉक पसंद आ रहा है। इस पर टारगेट 4235 के निकल के आ रहे हैं, 20% का अपसाइड दिख रहा है। उसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर लीजिए, 1990 से ऊपर के टारगेट्स इनको दिख रहे हैं यहाँ पर, और 30% की अपसाइड देखने को मिल रही है ब्रोकरेज के हिसाब से। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें, 3275 के टारगेट्स इनको दिख रहे हैं, 27% का अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, यहाँ पर इनको टारगेट जो है वो करीब करीब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1230 के टारगेट्स इनको देखने को मिल रहे हैं, जो ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट निकल के आ रही है। निपॉन लाइफ इंडिया की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 1360 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, 16% का अपसाइड दिख रहा है यहाँ पर। नाल्को की बात करेंगे, 480 के टारगेट जो है सुझाए गए हैं और 28% की तेज़ी की संभावना जताई जा रही है यहाँ पे। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, 2050 के टारगेट्स इनको दिख रहे हैं, 33% का अपसाइड यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। यानी कि डिफेंस, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट और मेटल जैसे अलग अलग थीम में जो है एक्सपोजर जो है ब्रोकरेज की तरफ से मानना है कि बढ़ाया जा सकता है और वहाँ पर टारगेट्स भी निकल कर आ गए हैं। अब हम लोग स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। स्मॉल कैप में कहाँ उनको फोकस कर रहे हैं, मान रहे हैं वो यहाँ पर। देखिए स्मॉल कैप सेगमेंट में ब्रोकरेज ने कई कंपनियों पर पॉजिटिव टारगेट दिए हैं यहाँ पे। स्मॉल कैप स्टॉक के अगर आप बात करें यहाँ पे कहाँ संभावित रिटर्न उनको दिख रहे हैं, कजारिया सेरेमिक की बात करेंगे, 1530 के टारगेट्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं ब्रोकरेज के हिसाब से, 22% का अपसाइड दिख रहा है इनको। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें, 701 के टारगेट्स इनको जो हैं वो उन्होंने निकाले हैं और 19% का अपसाइड दिख रहा है। शैरले होटल्स की बात करें, 1170 के टारगेट, 42% का अपसाइड, इसमें काफ़ी बड़े अपसाइड, तेज़ी की संभावना ये मान के चल रहे हैं स्टॉक में आ सकता है। क्लीन मैक्स एनवार्मा की बात करेंगे तो 1711 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, 37% का अपसाइड इनको दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो कैनरा HSBC की बात करेंगे यहाँ पर, कैनरा HSBC लाइफ की तो 200 रुपये तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं और 34% का अपसाइड जो है यहाँ पर ब्रोकरेज देख रहा है। शोभा की बात करेंगे, 1855 तक के टारगेट्स जो है ब्रोकरेज को लग रहे हैं और 40% का अपसाइड दिख रहा है। वो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो 83 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, 15% का अपसाइड जो है यहाँ पे ब्रोकरेज देख रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर ग्लोबल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो नए टारगेट हैं वो 900 रुपये के निकल के आ रहे हैं और 26% की तेज़ी जो है ब्रोकरेज दिखा रहा है। इंडिया शेल्टर फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 900 के टारगेट्स हैं और 34% का अपसाइड ब्रोकरेज को दिख रहा है। यानी कि स्मॉल कैप की लिस्ट में रियल एस्टेट, होटल, रिन्यूएबल एनर्जी, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल सर्विस जैसे जो है थीम जो है दिखाई दे रही हैं। शैले होटल, शोभा, क्लीन मैक्स एनवारो और कैनरा HSBC जैसे जो नाम है ब्रोकरेज के हिसाब से 30% के अपसाइड जो है रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बॉटम लाइन क्या है निवेशकों के लिए ये आप समझ लीजिए। Q1 अर्निंग सीजन की सबसे बड़ी कहानी उम्मीद से बेहतर कमाई, मिड कैप और स्मॉल कैप में मजबूत अर्निंग ग्रोथ और प्राइवेट कैपेक्स साइकिल में शुरुआती जो है तेज़ी वो दिख रही है यहाँ पे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में रिस्क खत्म हो गया। कमोडिटी प्राइस, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, रूरल डिमांड, IT में
AI लेड डिसरप्शन और बैंकिंग सेक्टर में फंडिंग कॉस्ट जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे माहौल में निवेशकों के लिए केवल तेज़ी वाले शेयरों का पीछा करने के बजाय अर्निंग विजिबिलिटी, बैलेंस शीट क्वालिटी, वैल्यूएशन और सेक्टर टेलविंड पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पर भी हमारी तरफ से भी सलाह रहेगी कि हमारी तरफ से यहाँ पे कहीं पे भी खरीदारी की सलाह नहीं है। ये जानकारी एक रिपोर्ट के तौर पर दी गई थी आपको। कहीं भी निवेश करना अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।